डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? मैं PS तिवारी आप सभी का फिजिक्स क्लास में स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अपन लोग आपको कंटिन्यू क्लासेस दे रहे हैं और मैक्सिमम आप लोग बच्चे देख भी रहे हैं, तभी आपको भी आनंद आता होगा शायद, है ना, कि अच्छा समझ में आ रहा है। और जहाँ पे आपको डाउट अपना लगे तो आप अपना डाउट कमेंट करें, मैं उसको क्लियर करने का प्रयास करूँगा। ठीक है। कल का मेरा टॉपिक था ब्रॉड साइड ऑफ पोजीशन अथवा इक्वेटोरियल प्लेन के लिए। अब हम उसी के आगे बात करेंगे। दोनों के पहले कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। और आपका जो कल और परसों दोनों का जो आया लास्ट फार्मूला देखिए, अक्षीय स्थिति के लिए इंड ऑन पोजीशन के लिए फार्मूला आपका क्या आया था? ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसलिए दिया कि अक्षीय स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र क्या होता है? ये होता है, ध्यान रखिए, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2πr होता अक्षीय स्थिति के लिए। यहाँ लिखेंगे हिंदी में अक्षीय स्थिति के लिए, ठीक। फिर अपन देखे थे निरक्षीय स्थिति के लिए क्या होता है, तो E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू πr क्या होता है? r3। इसको इंग्लिश में कहेंगे ब्रॉड साइड पोजीशन। इन दोनों के लिए आपको एक पॉइंट मिला था। अब आप देखिए, इनको याद करिए और नोट करिए ऑब्जेक्टिव हिसाब से। अब हम क्या करेंगे कि इंड ऑन और ब्रॉड साइड दोनों का अपन पहले क्या करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं, ठीक है। तो आप डालिए हेडिंग इसमें डालिए। हेडिंग हमारी क्या है? अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति की छोटे वैद्युत द्विध्रुव की तुलना। मतलब दोनों को जो लास्ट फार्मूला आया था कि जब हमने बोला था कि R मोर ग्रेटर देन L, यानी कि L का मान R से बहुत छोटा हो, उसके लिए अपन कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन में क्या आता है, तो अपन देखिए जब ऐसे कंपैरिजन करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे, बता भी चुके हैं कि अक्षीय स्थिति के लिए सूत्र आपका ये आया था, देख पा रहे हैं। निरक्षीय के लिए ए आया था। अक्षीय वाले को अपन मान लेंगे E1 और निरक्षीय वाले को अपन मान लेंगे E2, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा हिंदी लिख लीजिए, फिर इसको मानते हैं, ठीक है। लिखिए अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के मध्य बिंदु से मिड पॉइंट ऑफ डायपोल, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2πr। और इसको हम क्या मानेंगे? लेट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये समझ पा रहे हैं आप? ये हमने अक्षीय स्थिति में छोटे वैद्युत द्विध्रुव के लिए लास्ट फार्मूला प्राप्त किया था, उसको हमने क्या मान लिया? समीकरण 1 मान लिया। फिर लिखिए आगे था निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के मध्य बिंदु, मिड पॉइंट ऑफ डायपोल, मध्य बिंदु से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू πr। इसको अपन क्या मानेंगे? लेट इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। इतना समझ गए हैं? ये अक्षीय स्थिति के लिए था, इंड ऑन पोजीशन के लिए, अक्षीय स्थिति के लिए ब्रॉड साइड पोजीशन के लिए था। अब अपन क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। लिखिए समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, यानी कि अपन शॉर्ट में लिख सकते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड। भाग देना है मतलब डिवाइड करना है, तो आप डिवाइड कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड अपॉन लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा आपका E1/E2, राइट, विल बी इक्वल
दिस अपान दिस, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपान आर क्यू अपान इसको लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p अपान आर क्यू। ओके, तो यहाँ से p अपान आर क्यू से p अपान आर क्यू कैंसिल, 1/4 पाई से कैंसिल, तो यहाँ पे बच जाएगा 2p अपान आर क्यू, बचेगा 2। तो आपके पास क्या हो जाएगा E1 अपान E2 इक्वल टू 2, E1 अपान E2 इक्वल टू 2। तो E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज E1 इक्वल टू 2E2, E1 इक्वल टू 2E2। ठीक है, यहाँ तक कर लिए। ये आपकी कंपेरिजन थी, तुलना थी, समझिएगा। ठीक है, जैसे अब मान लो पेपर में दे दिया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि अक्षीय और निरक्षीय स्थिति के लिए छोटे वैध द्विध्रुव के तुलना का सही सूत्र होगा। अब आपको 4 ऑप्शन दे दिया, फर्स्ट आपको सही वाला दिया E1 इक्वल टू 2E2। अब मान लो आपको मिस्टेक करना है तो ऐसे 4 ऑप्शन लिख देगा, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, यहाँ लिखेगा निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ए नंबर लिख दिया 2E1 इक्वल टू E2, बी नंबर लिख दिया E2 इक्वल टू E1, सी नंबर लिख दिया E1 इक्वल टू 2E2 और डी नंबर लिख दिया नॉन ऑफ एवं, नॉन ऑफ एवं। तो आप क्या इसका आंसर क्या बताएंगे आप, क्योंकि आपको जो मिला है कंपेरिजन करने से E1 इक्वल टू 2E2, इसका आंसर हो जाएगा E1 इक्वल टू 2E2। ओके, समझ पाए आप लोग। इस प्रकार से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप प्रिपेयर रहिए। कंपटीशन भी आते हैं आपका, आप 12वीं के बाद कोई भी एग्जाम दे, नीट जेईई वगैरह ऐसे में एग्जाम आता है आपका, और 12वीं में भी आपका आता है। ठीक है, इस प्रकार से अपन इस आंसर को सॉल्व कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू फार्मूला बता सकते हैं। ठीक है, अब इसी की तुलना को चलिए अपने चार्ट के माध्यम से समझते हैं। कुछ 2-3 चार्ट समझ लेंगे। पहला समझ में आ गया होगा ऑलरेडी, जो निरक्षीय स्थिति होती है अक्षीय तुलना में क्या होती है, 2 टाइम्स होती है, यानी कि दोगुनी होती है। यही से रहेगा 2 और रहेंगे, तो उनको भी थोड़ा सा चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। चार्ट आपको बना रहे हैं तो आप उसको बनाइए और समझिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका शॉर्ट आंसर में कहीं दे दे गलती से, तो और बाकी प्रिपरेशन के हिसाब से भी ठीक रहेगा। तो चार्ट बना लीजिए आप, एक साइड लिख लीजिए आप अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति इन ऑन पोजीशन, और एक साइड लिख लीजिए आप निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ठीक है, इन दोनों की हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। यहाँ पे इन साइड ऑन पोजीशन है, इन साइड ऑन पोजीशन है, वहां पे ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन है। अब तुलना करेंगे तो आप इसको बनाइए। ठीक है, हमने प्रिपेयर कर दिया है, अब हम समझाएंगे। ठीक है, आपको इसका जो कंपेरिजन है, 3 कंपेरिजन है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो जो पहली कंपेरिजन से बताया गया है, तो पहली कंपेरिजन ये बताया गया है, ठीक है, कि इस स्थिति में विद्युत बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर स्थित होता है। आपको डायग्राम अगर याद होगा, देखिए इसमें जब डायग्राम बनाए थे तो आप पे डायपोल हुआ था, ए प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू। ठीक है, यहाँ से बढ़ाया गया, इनके बीच की दूरी क्या थी, 2L थी। फिर इसका मिड पॉइंट O था, O से R दूरी पर क्या था आपका एक बिंदु P था, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। मतलब कि इसमें क्या लिखेंगे, समझ गए आप डायग्राम की, जिसका ये बढ़ाया गया अक्ष है। इसमें क्या होता है तुलना में, कि इस स्थिति में बिंदु बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर होता है। समझ गए, तो यहाँ 5 नंबर लिख लेंगे कि इस स्थिति में बिंदु बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर होता है। बिंदु कहाँ पे है, ये देखिए जो बढ़ाया गया अक्ष है इस अक्ष पर होता है। ठीक, तो उधर क्या लिखेंगे, निरक्षीय देखे होंगे, इसमें क्या होता है कि हमने पहले एक अक्ष ड्रा किया, इसमें हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया, तो तुलना केवल इसके परपेंडिकुलर लाइन को लंबवर्धक पर होता है। तो इधर क्या लिखेंगे अपन, ध्यान दीजिए उधर। ठीक है, इसको बढ़ाते हैं, इसको E1 मानते हैं, फिगर देखिएगा पहले वाला, इसको अपन E2 मान लेते हैं, और ये इसके पैरेलल लाइन हो जाती है,
ये माइनस Q चार्ज होता है, ये प्लस Q चार्ज होता है। R होता है, इसके बीच की दूरी 2L होती है। तो यहाँ पे लंबवर्धक लिखे, उधर लिखिए, इस स्थिति में बिंदु द्विध्रुव अक्ष के लंब समद्विभाजक पर होता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? इधर हमने बताया था डायग्राम में कि बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित है। यहाँ क्या लिखेंगे? इस स्थिति में बिंदु बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर होता है। और यहाँ पे क्या है, इसका जो लंब समद्विभाजक है तो लंब समद्विभाजक पर होता है। आपको स्क्रीन पे बराबर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो सेकंड नंबर देखिए, अभी जो हमने निकाला है फार्मूला पर क्या आया था, सेकंड में आप देखेंगे क्या आया था, E1 इक्वल टू E2, 2E2 है ना। इससे बनेगा मतलब कि लिखिए, इस स्थिति में लिखिए, इस स्थिति में किसी छोटे वैद्युत द्विध्रुव का, इस स्थिति में किसी छोटे वैद्युत द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र उतनी ही दूरी पर निरक्षीय स्थिति की तुलना में दोगुना होता है। उधर लिखिए, इस स्थिति में किसी छोटे वैद्युत द्विध्रुव का, इस स्थिति में किसी छोटे वैद्युत द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र उतनी ही दूरी पर अक्षीय स्थिति की तुलना में आधा होता है। मतलब क्या है आपका E1 इक्वल टू 2E2, ये आपका 2 टाइम्स है और ये उसके अकॉर्डिंग आपका आधा हो गया। इसी से आपका 2 पॉइंट बन जाएंगे। समझ गए होंगे। लास्ट पॉइंट लिखिए इसका तीसरा नंबर क्या बोला है देखिए, इसमें बताया गया है तीसरे नंबर पे कि इस स्थिति में, पहले लिख लीजिए, इस स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, इस स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द्विध्रुव अक्ष के अंदिश वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आघूर्ण की दिशा में होती है। यानी क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होती है। उधर लिखिए, निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा द्विध्रुव अक्ष के समांतर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की विपरीत दिशा में होती है। मतलब इसमें क्या है कि आपके दोनों देखिए दिशा में है, यहाँ पे ये आपका पॉजिटिव निगेटिव जा रहा और ये आपका पॉइंट P से इधर जा रहा। मतलब इसमें क्या है कि डायपोल और वैद्युत द्विध्रुव की दिशा आपस में विपरीत है। ठीक है, इसमें क्या है कि दोनों की दिशा एक है। इस प्रकार से तीनों पॉइंट तुलना हमने कर दिया है। इसको आप पढ़िए, ऑब्जेक्टिव हिसाब से काफी आपके मोस्ट है। ठीक है, इस प्रकार से जो कंपेरिजन से हमारी कंप्लीट होती है। अब इसी में आप डालिए एक आगे न्यू टॉपिक, डालिए हेडिंग एक समान विद्युत क्षेत्र। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण टार्क्यू ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल, टार्क्यू on a electric dipole in a uniform electric field, dipole
इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हिंदी में बोल रहे हैं। अब हिंदी में लिखे, बहुत बड़ी लाइन है, आप लोग एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। अब देखिए इसमें क्या बताया है कि पहली चीज कि जो हमारा विद्युत क्षेत्र होगा तो कैसा होगा, एक समान। अब आप सभी ने एक समान विद्युत क्षेत्र पढ़ा है, सभी को पता है ना कि हमने एक समान विद्युत क्षेत्र पढ़ा था, तो उसमें जो मैग्नीट्यूड था और डायरेक्शन था प्रत्येक पॉइंट, इस पॉइंट पर क्या था, सेम था, समान होता था। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। ये मान लीजिए कि हमने कुछ लाइंस ड्रा की है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसे हमने क्या मान लिया, इसको हमने मान लिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया। ठीक है, मतलब इसमें विद्युत क्षेत्र में क्या परिमाण और दिशा आपस में क्या होगी, समान होगी। हमने इसको क्या माना, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया। ठीक है, अब आपका एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक समान यूनिफॉर्म है। अब अपन क्या करते हैं, इस पर 2 चार्जेस लेते हैं, प्लस की और माइनस की। हम क्या करते हैं कि यहाँ से इसमें एक लाइन ड्रा करते हैं, ये ध्यान दीजिए। अब हम क्या करेंगे कि इसको मान लेंगे माइनस क्यू चार्ज और इसको मान लेंगे प्लस क्यू चार्ज, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो इनका मैग्नीट्यूड है इसका मैग्नीट्यूड आपस में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। अब अपन क्या करेंगे कि इसका मिड पॉइंट ठीक है नहीं, यहाँ इसको मानेंगे तो यहाँ से इसकी दूरी यहाँ तक एल रहेगी और यहाँ से इसकी दूरी एल रहेगी। तो एल आपकी जो टोटल डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, आपकी 2l हो जाएगी। समझ पा रहे हैं। अब इस पर जो विद्युत क्षेत्र का परिमाण होगा वो आपका क्यू वेक्टर ई, और यहाँ पे भी जो विद्युत क्षेत्र का परिमाण होगा वो भी आपका क्यू वेक्टर ई होगा। मतलब क्या हुआ कि इनका जो विद्युत क्षेत्र का परिमाण है आपस में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, बट इसमें एक में पॉजिटिव चार्ज है और एक में आपका निगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव के लिए आपका पॉजिटिव रहेगा और निगेटिव के लिए मैग्नीट्यूड आपका निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, ध्यान रखिए कि जो आपका एक चीज क्या है, ये दर्शा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, इसको अपन कह सकते हैं वेक्टर ई, क्योंकि वेक्टर क्या बोल रहे हैं, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है आपके सेम है। अब अपन इसको लाइंस को ड्रा करके सेम करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो आपको एक राइट एंगल बनेगा जिसका मान कितना है यहाँ पे 90 डिग्री। ये तो पता है ना कि राइट एंगल का मान क्या होगा, 90 डिग्री। अब यहाँ पे आपका कोण क्या है, थीटा है। यहाँ पे कोण आपका क्या है, थीटा है। जब वहाँ पे आपका कोण थीटा है तो क्या हो जाएगा कि इसका कोण है क्या होगा, अल्टरनेट एंगल के कारण इसका कोण यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, थीटा। क्योंकि जो आपके अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अब हमने जो आपको डायग्राम समझाने का प्रयास किया, समझ गया सभी कोई। सबसे पहले हमने क्या किया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा किया, 3 दिखा रहे हैं आपको, जो तीनों लाइन क्या है आपस में पैरेलल हैं। फिर हमने क्या किया कि इसके बीच एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट प्लस की और माइनस की चार्ज स्थापित किया। इसके बाद हमने देखा कि इसका मिड पॉइंट ओ मान लीजिए नहीं माने हैं, ओ से यहाँ की ओ से प्लस क्यू की चार्ज की लेंथ एल है और यहाँ से भी इसकी लेंथ एल है, तो एल प्लस एल इक्वल टू 2l हो गया। यहाँ पे इसका एंगल क्या है, थीटा है। जब इसका एंगल थीटा है तो अल्टरनेट जो आपका इंटीरियर एंगल होगा आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इस कोण से ये कोण भी आपका इक्वल हो जाएगा, ये भी आपका इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब हमने इस रेखा को ज्वाइन किया, यहाँ पे आपको एक राइट एंगल सम कोण 90 डिग्री का मिलता है। बस सॉल्व हो गया। अब आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने जो जो ड्रा किया है उसी की हिंदी लिख देंगे। हिंदी लिखिए, हम बोल रहे हैं है ना, लिखना तो पड़ेगा हमको, एक समझा देने के माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू
आवेश से मिलकर बना है। ये आपको हम पहले भी लिखा चुके हैं, नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, लिखिएगा। माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस की और माइनस की आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी क्या दिखाई दे रही है फिगर में, जिनके बीच की दूरी 2l है, जिनके बीच की दूरी 2l है। विद्युत क्षेत्र बैटरी के कारण, विद्युत क्षेत्र बैटरी के कारण प्लस Q आवेश पर, विद्युत क्षेत्र बैटरी के कारण प्लस Q आवेश पर एक विद्युत क्षेत्र का परिमाण Q वेक्टर E है। विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या लिखा है, विद्युत क्षेत्र पर एक बल Q वेक्टर E क्षेत्र की दिशा में तथा माइनस Q आवेश पर भी उतना ही बल क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है, उतना ही बल क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। ध्यान देंगे तो प्लस Q चार्ज पे भी क्या बल लग रहा है, Q वेक्टर E, और माइनस Q चार्ज पे भी बल क्या लग रहा है, Q वेक्टर, यानी कि दोनों बल क्या हैं, आपस में बराबर है, लेकिन क्या है, क्या विपरीत है। एक आपका राइट साइड जा रहा, एक आपका लेफ्ट साइड जा रहा, ठीक है, दोनों की दिशाएं क्या है, आपस में विपरीत है। आगे लिखिए, ये दोनों बल परिमाण में बराबर व एक दूसरे के समांतर हैं। ये दोनों बल परिमाण में बराबर मतलब कि मैग्नीट्यूड में इक्वल तथा एक दूसरे के विपरीत है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। देख भी रहे हो, एक उधर जा रहा, एक आपका इधर जा रहा, तो परिमाण में बराबर तथा विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, ठीक है, समझ गए इतना फिगर से। अतः यह एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं, अतः यह एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं। अब देखिए, इसकी दिशा बता रहे बार बार इधर जा रही है, इसकी दिशा यहाँ जा रही है, ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं कि एक बलयुग्म का, मतलब यहाँ पे भी बल लग रहा, यहाँ पे बल लग रहा, इसका भी परिमाण बराबर है, इसका भी परिमाण बराबर है, सिर्फ अंतर क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है। दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं। आगे लिखिए, जो द्विध्रुव को घुमाकर क्षेत्र वेक्टर E के समांतर लाने का प्रयास करते हैं, जो द्विध्रुव को घुमाकर क्षेत्र वेक्टर E के समांतर लाने का प्रयास करते हैं, इस बलयुग्म को प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। यानी कि जो आपका ये बलयुग्म बनेगा, इसे अपन क्या कह रहे हैं, प्रत्यानयन बलयुग्म, यानी कि कपलिंग दर की या कपलिंग फोर्स, ठीक है। अब अपन इसका मैथमेटिकल फॉर्म करेंगे। फिगर बहुत इजी है, परेशान बिल्कुल नहीं, बता दिए कि हमने जो डायग्राम बना के समझाया है उसी को हिंदी मीडियम वाले उसकी लैंग्वेज हिंदी में लिखेंगे हमने क्या क्या किया, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में लिखेंगे हमने क्या क्या इसमें ड्रा किया है। समझा दिए कि सबसे पहले अपन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा किए, फिर वहाँ पे अपन उसके मिड पॉइंट पे दो चार्जेस लिए, प्लस Q और माइनस Q चार्ज, ठीक है। फिर इसमें भी जो बल लग रहा और इसमें बल लग रहा, दोनों का परिमाण बराबर है, लेकिन दिशा दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। इसका मिड पॉइंट O मानिए, O से माइनस Q की चार्ज की दूरी लेंथ L, O से प्लस Q की चार्ज की लेंथ L, L आपका हो गया L प्लस L इक्वल टू 2L। इसका एंगल थीटा है, इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होता है, इसका भी एंगल क्या हो गया, थीटा। समझ गए। अब लिखिए आप उसी के आगे मैथमेटिकल फॉर्म में, तो लिखिए मैथमेटिकल फॉर्म में हो गया तक सभी का, लिखिए आगे, इस प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण, इस प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण बोले तो टार्क्यू बराबर एक बल, टार्क्यू बराबर एक बल गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, एक बल गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। मतलब इसे शॉर्ट में लिखिए, अगर सीधे लिखना है तो टार्क्यू को दर्शाएंगे टाउ से, तो टाउ इक्वल टू आपका जो एक बल है, एक बल क्या है आपका, एक बल आपका है QE, अगुणे देखिए दोनों में बल क्या लगा, यहाँ भी Q है
और यहाँ भी की परिमाण बराबर है, तो एक बल की फिर गुणे क्या लिखा है, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो दोनों बल के बीच की लंबवत दूरी हम इसको नामकरण कर दें, तो नामकरण हमने नहीं किया है, आप इसका नामकरण कर सकते हैं। तो नामकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इसका नाम ए बी सी, तो ए बी सी, ठीक है, फिगर हमने सही ड्रा कर लिया ए बी सी, या ऐसे कर सकते हैं ए बी सी, सरलता रहेगी आपको, मुक्त में सरलता पा जाएंगे। जब ए बी सी हमने कर दिया तो दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या है आपकी, ए सी, तो क्या हो जाएगा टाउ इक्वल टू पीवी गुणे ए सी। अगर आपको हिंदी नहीं लिखना है तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए टाउ बी इक्वल क्यू ई इंटू ए सी। अब आप समझ गए होंगे कि टाउ क्या है, टार्किंग है, आघूर्ण है, क्यू क्या है, दोनों बलों के लिए लगने वाला बल है जिसका परिमाण बराबर है ए सी का लंबवत दूरी है। ठीक, समझ में आ गया। आगे लिखिए त्रिभुज ए बी सी में इन ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में इन ट्रायंगल ए बी सी, तो क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है आपने पढ़ा है लाल बटे कका से निकालिए, तो हो जाए आपका लंब बटे कर्ण। तो एबीसी में लंब आप देखिए तो लंब आपका क्या है, लंब आपका एसी है और कर्ण आपका क्या है एबी है, तो क्या हो जाएगा एसी अपान एबी, क्या हो जाएगा आपका एसी अपान एबी, साइन थीटा इक्वल टू एसी अपान एबी। तो दिस इंप्लाइज, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे गुणा, तो एसी विल बी इक्वल एबी साइन थीटा हो जाएगा, एसी विल इक्वल एबी साइन थीटा, इसका क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब आप फिगर देखिए तो फिगर में ए से बी के बीच की टोटल दूरी, टोटल डिस्टेंस हमने क्या माना है 2l, तो इस एबी के स्थान पे हम क्या रख देंगे, समझ पा रहे हैं, समझ आ रहा है सभी को, यहाँ पे क्या रख देंगे 2l, तो क्या बन जाएगा दिस इंप्लाइज एसी इक्वल टू 2l साइन थीटा, एसी इक्वल टू 2l साइन थीटा, यानी कि जो आपका एसी का मान था तो क्या आ गया 2l। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं, इस वाले को समीकरण 1 मान लीजिए और इस एसी के मान को समीकरण 1 में रख देंगे, शायद आप समझ पा रहे हैं। इसको पहले आप नोट करिए, 1 मिनट हमने टाइम दिया आपको, बस थोड़ा सा बचा है। तो जो एसी का मान आया है इसे क्या करेंगे समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है, तो रखें, यहां तक हो गया सभी का, डायग्राम बेस कर दें। देखिए एसी का मान समीकरण 1 में रखने पर यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में रख दीजिए तो हो जाएगा। देखिए समीकरण 1 आपका क्या है, टाउ, टाउ मतलब टार्की इक्वल टू क्यू ई गुणे एसी, तो एसी का मान हमने क्या निकाला 2l साइन थीटा, तो यहाँ क्या लिख देंगे 2l साइन थीटा, तो हो जाएगा टाउ इक्वल टू, इसको सेट कर लीजिए तो एक फार्मूले में हो जाएगा, हम यहाँ पे 2ql इसके साथ कर देना QL इंटू ई साइन थीटा। आप समझ गए होंगे हमने इस सामने क्यों सेट किया है, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फार्मूला याद आया होगा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता था, याद है सभी को, क्या होता था बताइए, जल्दी कमेंट करें, इसका फार्मूला क्या होता है, नहीं बंदा, हमने बताया था इसका फार्मूला होता है P इक्वल टू 2ql, मैंने बताया था कि रीढ़ की एक हड्डी है, P इक्वल टू 2ql, यानी कि इस 2ql के स्थान पे हम क्या रख देंगे P, क्या रखेंगे P, देख पा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका टाउ इक्वल टू यहाँ रख देंगे P और E साइन थीटा, बन जाएगा टाउ इक्वल टू P साइन थीटा, क्या बनेगा टाउ इक्वल टू P साइन थीटा, यही आपका इसका क्या हो जाएगा फार्मूला, नोट करिए इसको, टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा इसका मेन फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको आप सदिश फॉर्म में लिखेंगे वेक्टर रूप में, तो वेक्टर रूप में हो जाएगा सदिश रूप में, हालांकि पेपर में कर देता है, लिख लीजिए लिखना चाहें तो
सदिश रूप में वेक्टर इनमें इन वेक्टर फॉर्म तो हो जाएगा वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर पी इंटू वेक्टर ई। मतलब सदिश फॉर्म में क्या लग जाएगा, वेक्टर्स एंगल से हट जाएगा तो वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर पी इंटू वेक्टर पी हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको मेरा क्लास समझ में आया होगा। हमने पहले कंपैरिजन बताया, इसके बाद ये बताया। तो आज का टॉपिक आपने देखा, लेकिन कल और परसों की अपेक्षा ज़्यादा मोस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो कल आएगा वो फिर से वेरी मोस्ट रहेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाएंगे आपको, विद्युत फ्लक्स के बारे में, और बहुत मोस्ट टॉपिक है। तो आप कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, आपको जो डाउट है अपना डाउट बाय कमेंट क्लियर करें, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जो डाउट हो कमेंट के माध्यम से क्लियर करें। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।